आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। टर्म 2 का सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी होने वाला है और ज्योग्राफी का पेपर आपका बहुत नजदीक आ गया है। तो ज्योग्राफी के आपके जो है प्रैक्टिस पेपर आज की इस वीडियो में हम 3 करने वाले हैं और साथ ही हमने प्रैक्टिस पेपर 1 और 2 करवा दिया है। जो थर्ड है आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अब देखिए ज्योग्राफी का क्या है कि आपका जो प्रैक्टिस पेपर है या सैंपल पेपर है वो अभी तक जो है डीओई जो है रिलीज करता है 9th और 11th की। ठीक है, डीओई रिलीज करता है 9th क्लास का और 11th का जो है सैंपल पेपर। ठीक है, 11th का। तो इन्होंने अभी तक ज्योग्राफी का जो है सैंपल पेपर रिलीज नहीं किया, लेकिन हमने जो है ऑलरेडी आपके लिए जो है 3 आज इसको मिला के 3 जो है सैंपल पेपर बना दिए टोटल। तो जरूर जो है सैंपल पेपर को देखे, इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे पेपर में। पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है ये आपका जो है एक क्वेश्चन पेपर जो सैंपल पेपर होता है वही बताता है। ठीक है, तो वो हमने बनाया आपके लिए। इस वीडियो में जो है हम ज्योग्राफी का जो है सैंपल पेपर या प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पेपर जो है आपका 2 घंटे का होगा। जो नंबर होते हैं पेपर के वो 35 नंबर, 2 ही सब्जेक्ट है जिसका 35 नंबर का पेपर होता है, एक आपका फिजिकल एजुकेशन और एक आपका ज्योग्राफी। ठीक है, सामान्य निर्देश जो है आपको यहाँ से पढ़ लेने हैं। सामान्य निर्देश यह प्रश्न पत्र जो है 5 खंडों में विभाजित होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड क में जो है 1 से 3 तक जो है प्रश्न होंगे। जो खंड ख होगा उसमें स्रोत आधारित प्रश्न होगा। खंड ग होगा इसमें 5 और 6ठा प्रश्न होगा। खंड घ है इसमें 7वां और 9वां प्रश्न होगा और खंड जो लास्ट है आपका ड इसमें 10वां क्वेश्चन होगा जो मानचित्र पर आधारित होगा। बच्चों के मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सैंपल पेपर, अगर सैंपल पेपर दिया ही नहीं है डीओई ने, तो आपने कैसे जो है पैटर्न बना लिया है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से जो है पैटर्न होगा पेपर का। देखिए क्लास 11th और 12th, ठीक है, क्लास 11th हो गया और 12th हो गया, इनका क्या होता है पेपर का पैटर्न सभी सब्जेक्ट का लगभग सेम होता है। आप अगर पॉलिटिकल का 12th का सेम क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें 11th का भी वैसा ही आएगा। अगर हिस्ट्री का वैसा है, ठीक है, 12th में, तो हिस्ट्री का 11th में भी वैसा ही आएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि 12th में जो है ज्योग्राफी का दे दिया है सैंपल पेपर 12th का, तो उस तरह से ही ज्योग्राफी का भी आएगा। ठीक है, और मैं कंफर्म हूं कि ऐसा ही पेपर आएगा, तो जरूर आप जो है पूरा अच्छे से देखें वीडियो को। और अभी तक सैंपल पेपर नहीं दिया गया है तो काफी बच्चे आपको मिल जाएंगे। पेपर बहुत सारे आपको जो है यूट्यूब पे दे रखे होंगे, करवाए होंगे कईयों ने। ठीक है, तो अगर उन्होंने पैटर्न सही करवा रखा है तो सही है, बाकी आप जो है एक बार इसको जो है मेन फोकस आपका ही रहेगा 12th का जो है उन्होंने कैसा दे रखा है पैटर्न, और फिर उसी के हिसाब से 11th का भी बनता है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिस पेपर 3। इससे पहले हमने 1 और 2 प्रैक्टिस पेपर करवा दिए। सेक्शन ए पे आते हैं। सेक्शन जो है मैंने आपको ये सामान्य निर्देश बता दिए, ज्योग्राफी में इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन ए पे आते हैं हम। यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चंस जो नंबर है और साथ ही यहाँ पे अंक दे रखे कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। ज्वार और भाटा नौ संचालन को किस प्रकार जो है प्रभावित करता है। ज्वार भाटा किस प्रकार जो है नौ संचालन को प्रभावित करता है पूछा गया। तो देखिए नद मुखों पर स्थित बंदरगाहों तथा साधारणतः जहाज तक नहीं पहुंच सकते हैं, किंतु ज्वार से जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जहाज बंदरगाह तक सुगमता से पहुंच जाते हैं और माल उतारने के बाद गहरे सागर में वापस आ जाते हैं। इस प्रकार ज्वार भाटे के कारण ही हुगली नदी तथा टेम्स नदी पर क्रमशः कोलकाता तथा लंदन जैसे बंदरगाह बन पाए, जिनका दोनों देशों के साथ जो है विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए नौ संचालन यानी आप मान लीजिए जो शिप होती है, नाव होता है, ठीक है, नाव होता है। अब देखिए यहाँ पानी है, और जब तक ज्वार भाटा नहीं होगा, ज्वार भाटा क्या होता है, पानी का ऊपर उठना, ज्वार नीचे आना क्या है, भाटा। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो क्या है कि जो ये है नाव है इसके ऊपर, वो नाव सही से नहीं जा पाएगा। ठीक है, नाव आगे या पीछे कहीं नहीं जा पाएगा। तो ज्वार भाटे ही से होता है ना कि ज्वार भाटा किस प्रकार जो है प्रभावित करता है। तो ज्वार भाटा जो है होता है तो जिससे क्या है बंदरगाह पर जो है जो शिप होती है वो जा पाती है, पहुंच पाती है, फिर वो जो है पानी में जा पाती है। तो ये आपका क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैव विविधता के ह्रास को रोकने के उपाय क्या क्या है। 2 नंबर के क्वेश्चन है ये आपके अभी तक। तो जैव विविधता जो है उसका ह्रास हो रहा, उसको रोकने के क्या क्या उपाय है ये आपसे पूछा गया। तो संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास किया जाना चाहिए, मतलब वे प्रजातियां जो पहुंच गई है नजदीक खत्म होने के, ठीक है, खत्म होने का खतरा है, प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया जाए। वन रोपण द्वारा पौधों की सुरक्षा कर रही जानी चाहिए।
प्रदूषण पर क्या है नियंत्रण, कीटनाशकों के प्रयोग पर नियंत्रण किया जाना चाहिए, वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके जो है उन्हें सुरक्षा जो है देनी चाहिए हमें, और वन्य जीवों एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगा देनी चाहिए जो भी व्यापार करते हैं। तो जैव विविधता के रोकने के जो हार्स है उसको क्या उपाय है, हम किस तरह से जो है रोक सकते हैं, ये था 2 नंबर का क्वेश्चन था ये आपका। 2 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर देना, 2 से 3 पॉइंट आपको जो है नंबर मिल जाएंगे। आगे आते हैं, इसी में 8वें में पूछा जाएगा दूसरे क्वेश्चन में प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों आरंभ किए गए थे। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, और मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ले रखे। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है सन 1973 में जो है ये किया गया प्रोजेक्ट टाइगर, और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 यानी 1992 में जो है ये बनाया गया था। इन प्रजातियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए आरंभ किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत में बाघों व हाथियों की जनसंख्या के स्तर को क्या बनाए रखना। तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मानसून विस्फोट से आप क्या अभिप्राय है, 2 नंबर में पूछा गया है। तो देखिए अचानक से जब मानसून विस्फोट होता है तो बहुत तेज बारिश होती है, तेज बारिश हो, इतनी तेज बारिश हो कि वो बाढ़ का कारण बन जाए। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। आर्द्रता से लदी पवनें जब अत्यधिक भारी हो जाती है तो अपनी अधिशेष नमी को अत्यधिक गर्जन के साथ छोड़ती है, जो मूसलाधार वर्षा के रूप में जो है धरातल पर जो है पहुंचती है, धरातल पर पहुंचती है। इनसे वर्षा इतनी अधिक होती है कि कुछ ही घंटों में एक विस्तृत क्षेत्र को जो है बाढ़ ग्रस्त जो है कर देती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा जो है अकस्मात ही भारी वर्षा शुरू हो जाती है। इस प्राकृतिक घटना को मानसून विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है मानसून विस्फोट हो जाएगा 2 नंबर में। अब ये क्वेश्चन जो है आपका 2-2 नंबर वाले टोटल जो है 3 क्वेश्चन करने होंगे, 4 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर अथवे को हम मिला दे तो। ठीक है, तो आपको देख लेना है, कोई आपको जो है अथवे में जो है कोई एक करना है, और बाकी जो ऊपर आपके दिए हुए एक क्वेश्चन और नीचे आपका जो है तीसरा क्वेश्चन, ये आपको करना ही करना है। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो क्वेश्चन होगा वो स्रोत आधारित प्रश्न होगा। इसमें जो है सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा, स्रोत वाला प्रश्न, और ये आपका जो होगा 3 नंबर का है क्वेश्चन, स्रोत वाला। तो इसमें आपको स्रोत को पढ़ना है, फिर उसके आंसर देने, इस पूरे स्रोत को आपको जो है पढ़ना है, फिर इसके जो है आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आते ही जो है आप क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पे फिर आप क्वेश्चंस पढ़ के जो है यहाँ पे जाएंगे, आपको क्वेश्चन याद रहेगा तो यहाँ पे जैसे आप लिखा रहेगा पूरा पढ़ेंगे। तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, तो एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र। ऐसे आपको जो है जो भी क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर मानसूनी गर्त क्या प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे मैंने आंसर तो लिख रखे, आप यहाँ पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर जो है अगर आप देखेंगे, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायु दाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो तापीय निम्न वायु दाब यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा है आपका क्वेश्चन, ये कौन सी पवने, यहाँ जो है कौन सी पवने मिलती है, तो यहाँ पे आप पवने यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र में व्यापारिक पवने मिलती है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे डायरेक्ट। अब मैंने क्वेश्चंस बहुत इजी ले रखे, इस तरह भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप देखिए इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं इस स्रोत में। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन जो है बहुत सारे निकल सकते हैं आपके, तो यहाँ पे आप इसको जो है सही से पढ़ लेना, और ये आपके चैप्टर से लिए गए। ठीक है, तो आपको देख लेना इसको। अब स्रोत वाला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर का, सिर्फ ये जो सेक्शन बी है आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था इसमें। सेक्शन सी में भी जो है आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं सेक्शन सी जो है आपका क्वेश्चन है मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है, मृदा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो 3 नंबर में क्वेश्चन है ये आपका, तो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो मृदा अपरदन को रोककर उसकी उर्वरता को बनाए रखना ही मृदा संरक्षण है। ठीक है, मिट्टी जो है आप देखते होंगे, पानी जो है अगर दो नदी चल रही है, इधर से पानी चल रहा है तो इसके बीच में क्या होता है, मिट्टी होता है। अब मिट्टी क्या है, कभी कभी पानी बहुत तेज हो जाता है तो ये धीरे धीरे काटने लग जाता है, इनको काटने लग जाता है, यही तो मृदा अपरदन है। ठीक है, अब इसको हम कैसे रोक, मृदा संरक्षण पूछा गया, किस तरह से जो है मृदा अपरदन को रोककर उसकी उर्वरता को बनाए रखना ही क्या है, मृदा संरक्षण है। और मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय है, तो यहाँ पे आपके उपाय लिखे हुए 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि पर खेती नहीं करना है हमें।
खेती जो करना है वो हमें सीढ़ीदार खेती करनी है, और सस्यावर्तन यानी फसलों को हेर फेर के साथ जो है उगाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 नंबर में आप ये एक्सप्लेन कर देंगे। 5वां क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, वायुमंडल सूर्य ताप की अपेक्षा जो है पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म होता है, आपको वर्णन करना है क्यों। ठीक है, वायुमंडल जो है आपका जो है वायुमंडल कैसे, ये आपका जमीन है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे ये धरती है। ठीक है, ये धरती है हमारी जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जो आता है जो एरिया वो होता है जो आप आसमान बोलते हो, आपके ऊपर जो है वायुमंडल। अब यहाँ से सूर्य है, सूर्य से रोशनी आ रही है, लेकिन ये इससे गर्म नहीं होता। ये जो बीच वाला है ये सूर्य की रोशनी से गर्म नहीं हो रहा, बल्कि ये धरती से गर्म हो रहा है। आपको एक्सप्लेन करना है कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, वायुमंडल सूर्य ताप की अपेक्षा जो है भौमिक यानी पार्थिव विकिरण से जो पृथ्वी पर पड़ के ऊपर जाने वाली किरणें होती है उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं, उससे अधिक गर्म होता है। जिसके निम्न कारण है, क्या क्या कारण है। सूर्य ताप से प्राप्त होने वाला जो विकिरण है लघु तरंगों के रूप में होता है, जिसे वायुमंडल सोख नहीं सकता। अब ये जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो वायुमंडल सोख नहीं पाता। ठीक है, तो जिस कारण वो निकल जाती है इधर से, तो डायरेक्ट वो धरती पे आती है। ये सौर विकिरण जो है भूतल पर पहुंचकर जो पृथ्वी को गर्म करता है और पृथ्वी से ऊष्मा दीर्घ तरंगों के रूप में निकलती है। अब जैसा कि पता है आपको, नीचे आएगा तो आप जानते होंगे ये गर्म होगा तो ऊपर भी गर्म ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ऊष्मा जाएगी ऊपर की तरफ और ये इसको गर्म कर देगी, जिससे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अवशोषित करती है और वायुमंडल जो है गर्म हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह से जो है आप लिख देंगे। अब इसी के अथवे में पूछा जाएगा क्वेश्चन आपका 6ठे के अथवे में, मानसूनी पवने किसे कहते हैं और इनकी 3 विशेषताएं आपसे पूछी गई है। ठीक है, मानसूनी पवने किसे कहते हैं और इनकी 3 विशेषताएं पूछी गई है। मानसूनी शब्द जो है अरबी भाषा के शब्द मौसम से बना है, जिसका अर्थ क्या है, ऋतु है। अंत मानसूनी पवने वे पवने हैं जिनकी दिशा मौसम के अनुसार जो है बिल्कुल उलट जाती है। ये पवने ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर और शीत ऋतु में क्या होता है, 6 महीने जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इन पवनों को जो है 2 वर्गों ग्रीष्मकालीन मानसून तथा शीतकालीन मानसून में बांटा जाता है। ये पवने भारतीय उपमहाद्वीप में चलती है। तो यहाँ पे जो है मानसूनी पवने हो गया आपका 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। आप जो है इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे मानसूनी पवने क्या है और इसकी 3 विशेषता। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले होंगे। तो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, वन संरक्षण नीति कब लागू की गई, इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। आपके आंसर देख लेते हैं हम। वन संरक्षण जो नीति है वो कब लागू की गई, तो स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में पहली बार जो वन नीति है वो 1952 में जो है लागू की गई थी। लेकिन 1988 में फिर नई राष्ट्रीय वन नीति लाई गई, वनों के क्षेत्रफल में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जो वन के क्षेत्र है उसको, उसमें जो कमी हो रही है उसको रोकने के लिए बनाया गया था ये। और देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरानी यानी पहली बार वन संरक्षण नीति कब लागू की गई और इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नई राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई और इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो आपका ऊपर वाला चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों ले लिया। एक आपकी पहली बार जो बनी है, एक पुरानी कह सकते हो आप, और एक नई। ठीक है, नई जो है 1988 में बनी और पुरानी जो है आप जिसे पहली कहोगे 1952 में बनी। अब इस नीति के उद्देश्य क्या थे देख लेते हैं। इस नीति के जो है प्रमुख उद्देश्य थे, देश के 33% जो भाग है उसके ऊपर हमें वन लगाना है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलन क्षेत्रों में वन लगाना, देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक मूल का संरक्षण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना तथा बाढ़ व सूखा को नियंत्रित करना, निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा जो है वन आवरण का विस्तार करना, वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध कराना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। और है आपके पॉइंट इसमें, पेड़ लगाने को क्या है बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो, और वन और वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं इसके उद्देश्य में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 5 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब अगले पे क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, वायुमंडल में धूल के कणों का क्या महत्व है। वायुमंडल में जो धूल और कण होते हैं उसका क्या महत्व रहता है।
तो देखिए इसके आंसर्स को देखते हैं हम। वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ठीक है, ये धूल के कण विभिन्न स्रोतों से जो है प्राप्त होते हैं। इनमें जो है सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, धुएं की कालिक, राख तथा उल्कापात के कण, कई सारी चीजें जो है मिले होते हैं। चौथा पॉइंट है, ये धूल कण हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इस प्रक्रिया, देखिए धूल कण होगा जब ही जो है बादल बनेंगे, इस प्रक्रिया से जो है बादल बनते हैं और वर्षा होती है। धूल कण सूर्य तप को रोकने तथा उसे परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं। जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसको रोकने और उसको परावर्तित यानी वापस भेजने का काम भी करते हैं। और ये सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में लाल तथा नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण करते हैं, घटाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, नारंगी रंग की घटाओं का निर्माण करते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है वायुमंडल में जो धूल और कण है उसका क्या महत्व है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मेनली आप देखेंगे ये प्रक्रिया होती है, फिर इस प्रक्रिया के कारण ही जो है बादल बनते हैं, मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 8वां क्वेश्चन हो गया इसका आपका। इसी के अथवे में पूछा जाता है एक क्वेश्चन। ठीक है, इसी के अथवे में आपसे पूछा जाएगा बादल कैसे बनते हैं तथा बादलों का वर्गीकरण आपको करना है। तो बादलों का निर्माण वायु में उपस्थित महीन धूल कणों के केंद्रकों के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने से होता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि वायुमंडल में जो धूल कण का क्या महत्व है, बस धूल कण से ही वायु जो है बादल बनते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया बादल कैसे बनते हैं, जो महीन धूल कण यानी छोटे छोटे धूल कण होते हैं, केंद्रकों के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने से होता है। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए उनके विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को जो है 4 रूपों में जब वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया, बादलों का वर्गीकरण भी आपको करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेघ है, ठीक है, बादल है, पक्षाप मेघ, इसका निर्माण जो है 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान जो प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। दूसरा जो है कपासी मेघ है, ये जो है रुई के समान जो है दिखते हैं। ठीक है, ये रुई के समान जो है दिखते हैं। प्राय 4000 से 7000 मीटर की जो है ये ऊंचाई पर जो है 4000 से 7000 की जो मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा जो है आपका स्तरी मेघ, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश में बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के हार या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से जो है बनते हैं। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा जो है ये आपका लास्ट है, चौथा है वर्षा मेघ। ये काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहिति होते हैं। ये 4 मूल रूप के बादलों मिलकर जो है चार मूल रूपों के बादल मिलकर जो है निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल, मध्य बादल और कम ऊंचाई वाले बादल। ठीक है, ये चारों मिलकर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बादल कैसे बनते हैं धूल कणों से और इसके वर्गीकरण किस तरह जो है किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन है। सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य है और इसके 3 अंगों को जो है उदाहरण सहित स्पष्ट करना है 5 नंबर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा। तो सामाजिक वानिकी देखते हैं। सामाजिक वानिकी का अर्थ पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में क्या है, मदद के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन में समाज की भूमिका तय करना तथा उस पर भूमि पर वन लगाना। यानी ये क्या है, मेनली ये है कि समाज को जो है भूमि पर वन लगाने के लिए क्या है, भूमि पर वन लगाना, यही इसका जो है उद्देश्य है। जो पर्यावरण है उसमें जो है समाज की भी भूमिका होनी चाहिए, इनका कहना है। ठीक है, तो इसके 3 अंग पूछे गए कौन कौन से। तो सबसे पहला है शहरी वानिकी। सबसे पहला शहरी वानिकी, शहरों में निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों व रेल मार्गों व औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों के साथ जो है वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना। तो आप देखते होंगे जहां पे जो है हरित पट्टी हो गया, पार्क हो गया, सड़कें हो गई, ठीक है, रेल मार्ग हो गया, औद्योगिक व व्यापारिक स्थल हो गए, वहां पे पेड़ लगाना इनका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, उनका प्रबंधन करना। दूसरा है ग्रामीण वानिकी। इसमें क्या है, इनके अंतर्गत कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को क्या है कि बढ़ावा देना है। और तीसरा है फार्म वानिकी।
इसके अंतर्गत कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ लगाना तथा फसलें उगाना जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन में फल सब्जियां मिल सके। तो ये था आपका सामाजिक वानिकी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका 9वां क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका मैप से दिया होगा, और मैप मैंने आपको जो है अभी तक नहीं कराया, ठीक है। मैप में आपके लिए जल्दी ला दूंगा, जिसमें मैप वाले जो है सारे वीडियो, जो मैप के जो भी इंपॉर्टेंट मैप है आपके पेपर में आ सकते हैं, उसकी एक अलग जो है मैं वीडियो ला दूंगा, जिसमें हम मैप के ऊपर ही डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने वीडियोस बना रखी है, आप उसे जरूर देखें। सभी चैप्टर, आपका जो भी चैप्टर आ रहा है टर्म 2 में, आपकी जो 2 बुक है, दोनों बुक से हर एक चैप्टर हमने कवर करवा दिया है, देख ले। अब मैप के लिए जो है मैं आपको इधर मैंने एक मैप ले रखा है, ऐसा मैप आ सकता है आपका, ठीक है। और कोई एक पर्वत पूछ लेगा, आपको जो है निशान दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे निशान दे रखे हो, कोई भी निशान दे रखे हो, इधर दे दे, इधर दे दे, इधर दे दे, इधर दे दे, और 5 देगा आपको निशान। अब कोई एक पर्वत, वहां पे आपको नाम लिखना होगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं जो है मैप के लिए अलग वीडियो ला दूंगा, जिसमें अच्छे से मैप समझा दूंगा आपको मैं। तो ये था आपका जो है प्रैक्टिस पेपर 3 ज्योग्राफी का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां पे सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। जब भी हम कोई नई वीडियोस डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा, जिससे आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो ये था आपका ज्योग्राफी का आपका प्रैक्टिस पेपर 3। इससे पहले मैंने जो है 2 ऑलरेडी करवा दिए, तो वो भी आप जरूर देख ले, उससे आपको जो है काफी हेल्प हो जाएगी। 3 अगर आप प्रैक्टिस पेपर कर लेते तो एक आपके सामने पेपर हो जाता है, तो आपको इजी पड़ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसकी जरूर देखें, प्रैक्टिस करके 3 क्वेश्चन पेपर है उसकी प्रैक्टिस करें। पहले देखें कि कितने क्वेश्चन आपको आते, कितने नहीं आते। उस हिसाब से आप जो है अपने आप को जज भी कर सकते कि कितने जो है आप मतलब नंबर ला सकते हो ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ज्योग्राफी का प्रैक्टिस पेपर 3। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।